एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, बलुई मिट्टी में बालू सिल्ट एवं मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होती है। तो क्रमशः अपना बताना है आपको, क्रमशः कितना प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 30 से 50% बालू, 30 से 50% सिल्ट या 0 से 20% मृत्तिका। फिर ऑप्शन बी 80 से 100% बालू, 0 से 20% सिल्ट व 0 से 20% मृत्तिका। ऑप्शन सी देख लें, 20 से 50% बालू या 20 से 50% सिल्ट, 20 से 30% मृत्तिका। ऑप्शन डी 0 से 20% बालू, 50 से 70% सिल्ट, 30 से 50% मृत्तिका। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बलुई मिट्टी में बालू सिल्ट एवं मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें और ये सेशन अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, दोस्तों के बीच, साथियों के बीच शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें भाई। तो बलुई मिट्टी में बालू सिल्ट एवं मृत्तिका की मात्रा कितनी पाई जाती है, क्रमशः आपको बताना है। तो ये पाई जाती है, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 80 से 100% बालू, 0 से 20% सिल्ट और 0 से 20% मृत्तिका। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है। ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है चूने का प्रयोग करके या जिप्सम का प्रयोग करके या क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके या कम सिंचाई करके। ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है चूने का प्रयोग करके, जिप्सम का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके या कम सिंचाई करके। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है भाई जिप्सम का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है जिप्सम का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन जलवायु का कारक है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु का कारक है। ये तापमान है या वर्षा है या पवन है या उक्त सभी हैं। जलवायु का कारक कौन सा है ये आपको बताना है। उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से जलवायु का कारक कौन सा है। तापमान, वर्षा या पवन अथवा सभी। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपका सही होगा, उक्त सभी। तापमान भी कारक है, वर्षा भी कारक है और पवन भी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, गाय की नस्ल नहीं है। गाय की नस्ल नहीं है। ये गंगा तेरी या मिनोरका या नागौरी या भदावरी। तो बताना है आपको इसमें कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। गंगा तेरी, मिनोरमा, नागौरी। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें।
गाय की नस्ल नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं गाय की नस्ल है कौन सी, पहले देख लेते हैं। गंगातेरी गाय की नस्ल है, मिनोरका गाय की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है, भदावरी भैंस की नस्ल है भाई, भदावरी भैंस है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। स्वच्छ दूध में होना चाहिए, स्वच्छ दूध में होना चाहिए, तो भाई क्या होना चाहिए? ये प्रश्न 4 ऑप्शन 2 बार हो गया है। प्रश्न नंबर 4 2 बार हो गया है। इस प्रकार आपका ये 11 प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। स्वच्छ दूध में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? न्यूनतम जीवाणु होना चाहिए, या अवांछनीय गंध होनी चाहिए, या अधिक वसा होनी चाहिए, या कम पानी होना चाहिए। स्वच्छ दूध में क्या होना चाहिए? उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4, स्वच्छ दूध में क्या होना चाहिए? न्यूनतम जीवाणु, अवांछनीय गंध, अधिक वसा, या कम पानी। तो स्वच्छ दूध में होना चाहिए न्यूनतम जीवाणु। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है। फल देने वाले वृक्ष भाई, फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है भाई? ये जनवरी में लगाया जाए तो ठीक है, या जुलाई में, या अप्रैल में, या अक्टूबर में। फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है क्या भाई? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। ये सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? जनवरी, जुलाई, अप्रैल या अक्टूबर? फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय ये होता है भाई जुलाई माह। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जुलाई माह में फल वाले वृक्ष लगाने चाहिए। प्रश्न नंबर 6, बाग में सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बाग में सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? समतल सिंचाई, या ड्रिप सिंचाई, या कुंड विधि द्वारा, या क्यारी विधि द्वारा? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। बाग में सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दें भाई। और ये सेशन अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो बाग में सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? ये है ड्रिप सिंचाई। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, या 4 प्रकार? भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? तो भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है भाई। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? एक क्यारी विधि से की जाती है, या छिड़काव विधि से, या थाला विधि से, या कुंड विधि से?
आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? उत्तर देने का प्रयास करें। आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है? तो ये की जाती है कुंड विधि से। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। आलू की फसल की सिंचाई कुंड विधि से की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं? ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। क्यारी विधि या थाला विधि या छिड़काव विधि या कुंड विधि? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से की जाती है? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऊंची नीची भूमि की सिंचाई भाई छिड़काव विधि से की जाती है। छिड़काव विधि से। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, खेत में जल भराव से मृदा का ताप। खेत में जल भराव से मृदा का ताप घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या इसमें से कोई नहीं? खेत में जल भराव से मृदा का ताप घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो खेत में जल भराव से मृदा का ताप घटता है भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर ये अगला देखें। सही मिलान कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आपको मिलान करना है, एक दूसरे से मिलान करना है इसमें। तो चलिए मिलान करने की कोशिश करें आप। ए में है प्रश्न नंबर 1 देखें। प्रश्न नंबर 1 में ए में है बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध, अधिक बालू की मात्रा, लवण, निक्षालन, कार्बनिक खादों का प्रयोग। प्रश्न 1 में ए बी सी डी ई में देखें। ए में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध, बी में अधिक बालू की मात्रा, सी में लवण, डी में निक्षालन, ई में कार्बनिक खादों का प्रयोग। और फिर इधर आ बा सादा या है लवणीय मृदा, भौतिक विधि, मृदा गठन, जैविक विधि एवं बलुई। तो एक दूसरे से इसमें मिलान करना है भाई। तो ये बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध क्या कहलाएगा? मृदा गठन भाई। ए को सा से मिला दीजिए। फिर अधिक बालू की मात्रा बलुई मिट्टी है। बी को या से मिला दीजिए। फिर लवण, लवण है क्या? लवण को लवणीय मृदा से मिला दीजिए। फिर निक्षालन, निक्षालन क्या है? भौतिक विधि से मिला दीजिए। फिर कार्बनिक खादों का प्रयोग, कार्बनिक खादों का प्रयोग को जैविक विधि से मिला दीजिए। तो इस प्रकार ए का सा से मिला दिया, बी का या से मिला दिया, सी का आ से मिला दिया, डी का बा से मिला दिया, ई का दा से मिला दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या 2-3 बार देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। या स्क्रीनशॉट लेके याद करिए या 2-3 बार देख लें तब याद हो जाएगा। तो चलिए
सही मिलान इसमें हो गया है। अब आगे चलते हैं। इसमें 2 प्रश्न है। दूसरा है चीन, मैक्सिको की खाड़ी, अफ्रीका, बंगाल की खाड़ी, भारत। ABCDE इधर है तूफान, टाइफून, साइक्लोन, टॉर्नेडो, हरिकेन। तो चलिए भाई ये भी मिलान करना है आपको। तो चीन को टाइफून से मिला दिया, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको को खाड़ी को हरिकेन से मिला दिया, हरिकेन से फिर आगे देखते हैं अफ्रीका, अफ्रीका को 3 को 10 से मिला दिया। फिर बंगाल की खाड़ी आ जाता है, बंगाल की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन कहा जाता है, 7 से मिला दिया। फिर भारत में तूफान कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी मिला दिया गया है। अभी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या 2-3 बार इसको देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार ये आपका पूरा हो गया मिलान करने वाले। अगले प्रश्न पे आ जाएं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रश्न नंबर 1 देखें। आंधी चलने पर वायु की गति लगभग क्या भरा जाएगा, कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये आपको क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो आंधी चलने पर वायु की गति कितनी रहती है, ये ऑप्शन में खाली जगह पे आपको भरना है। तो वायु की गति कितनी रहती है भाई, 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे भरा जाएगा। आंधी चलने पर वायु की गति लगभग 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रश्न नंबर 1 में 85 से 95 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, वायु खाली स्थान वायुदाब से खाली स्थान वायुदाब की ओर चलती है, इसमें क्या भरा जाएगा, वायु के बाद क्या भरा जाएगा, फिर वायुदाब से फिर क्या भरा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 में देखें भाई 2 खाली स्थान है। तो वायुदाब भाई वायुदाब यहाँ भरा जाएगा उच्च वायुदाब से यहाँ क्या भरा जाएगा, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 में उच्च और निम्न भरा जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तूफान आने पर हवा की गति लगभग कितनी होती है, ये खाली स्थान में आपको भरा जाएगा। तो कितनी गति होती है, तो अभी पहले के प्रश्नों में देखिए, पहले के प्रश्नों में आंधी चलने पर, अभी तूफान आने पर हवा की गति क्या होगी, तो इसमें खाली स्थान में भरा जाएगा 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा। तूफान आने पर हवा की गति लगभग 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को खाली स्थान क्या कहते हैं, वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को क्या कहते हैं,
तो ये कहते हैं भाई, आपको बताते हैं चक्रवात। चक्रवात कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में चक्रवात भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बाग में पतझड़ वाले पौधे, बाग में पतझड़ वाले पौधे कब लगाने चाहिए? बाग में पतझड़ वाले पौधे कब लगाने चाहिए? ये खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? खाली स्थान में भरिए भाई। बाग में पतझड़ वाले पौधे कब लगाने चाहिए? ये आपको खाली स्थान भरना है। तो ये दिसंबर से फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक लगाने चाहिए। बाग में पतझड़ वाले पौधे दिसंबर से फरवरी तक लगाना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बाग लगाने का, गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय क्या है? बाग लगाने के लिए गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय क्या है? तो ये खाली स्थान में वो समय भरना है आपको। बाग लगाने के लिए गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय, खाली स्थान है। तो गड्ढे खोदने का समय क्या है, ये आपको उत्तर में लिखना है खाली स्थान में। तो ये मई जून गड्ढे खोदने का समय है, मई और जून में। प्रश्न नंबर 6 में मई और जून भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय, बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय, खाली स्थान है। तो क्या है सर्वोत्तम समय? बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय क्या है? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो खाली स्थान में जुलाई अगस्त। बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय जुलाई अगस्त है। प्रश्न नंबर 7 में जुलाई अगस्त भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बाग में पौधों की सुरक्षा के दृष्टि से चारों तरफ भाई क्या लगाते हैं? बाग में पौधों को सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ क्या लगाते हैं? तो चारों तरफ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? बाड़ा बना देते हैं, बाड़ लगाते हैं। बाग में पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ बाड़ लगाते हैं भाई, बाड़ लगाते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बाड़ भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, चश्मा लगाना खाली स्थान की विधि है। चश्मा लगाना कैसी विधि है, ये आपको भरना है। तो चश्मा लगाना खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो प्रश्न नंबर 9 में खाली स्थान में भरने की कोशिश करें, क्या भरा जाएगा? तो चश्मा लगाना कायिक प्रबंधन की विधि है भाई। चश्मा लगाना कायिक प्रबंधन की विधि है। कायिक प्रबंधन भरा जाएगा, कायिक प्रबंधन भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। जोंक एक खाली स्थान परजीवी जंतु है। तो जोंक कैसा जंतु है? परजीवी जंतु है, पर आंतरिक है या बाह्य, ये आपको भरना है। तो जोंक एक बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी जंतु है।
जोंक एक बाह्य परजीवी जंतु है भाई, बाह्य परजीवी जंतु है, बाह्य भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में बाह्य भरा जाएगा। चलिए भाई अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है भाई लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो चलिए भाई लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए भाई अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं और इसमें के गलत सही का निशान लगाने वाले और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको हम आपके पास बाद में भेजेंगे। इसमें का 2 पार्ट, सही पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान। इसके 10 प्रश्न और 10 प्रश्न एक लाइन में उत्तर वाले अति लघु उत्तरीय, ये 2 पार्ट बाद में भेजेंगे। तो लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए। ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 1, तो ऐसी भूमि जिसमें लवणों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। आंधी और तूफान में क्या अंतर है? आंधी और तूफान में क्या अंतर है? तो चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर बताते हैं भाई। आंधी और तूफान में क्या अंतर है? तो चलिए इसका उत्तर सुनिए। आंधी में हवा की गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि तूफान की गति 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तूफान आंधी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तूफान प्रायः स्थानीय होते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया भाई। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देख लें। शाक वाटिका के मुख्य उद्देश्य लिखिए। शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य। तो शाक वाटिका के 2 मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति होती है। नंबर 2, खाली समय का सदुपयोग व वातावरण स्वच्छ रहता है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद के सेशन में अति लघु और सही गलत का निशान वाले इसके 10 प्रश्न बाद में भेजेंगे। तो शाक वाटिका से संबंधित आपका हो गया प्रश्न। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, मोल्ड बोर्ड हल क्या कार्य है? मोल्ड बोर्ड हल का क्या कार्य है भाई? तो चलिए हम इसको बताते हैं। मोल्ड बोर्ड हल का क्या कार्य है? यह हल कूड़ खोदने, मिट्टी को पलटने व भुरभुरी बनाने तथा खरपतवार को दबाने का कार्य करता है। मोल्ड बोर्ड हल का क्या कार्य है? यह हल कूड़ खोदने, मिट्टी को पलटने व भुरभुरी बनाने
तथा खरपतवार को दबाने का कार्य करता है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, अत लघु उत्तरीय प्रश्न बाद में और गलत और सही के निशान बाद में ये आपके पास दूसरे सेशन में जाएगा। हंसिया कितने प्रकार का होता है? हंसिया कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। हंसिया दो प्रकार की होती है, एक सामान्य हंसिया और दूसरी दांतेदार हंसिया। एक सामान्य हंसिया होती है, सामान्य हंसिया, दूसरी दांतेदार हंसिया। तो हंसिया दो प्रकार की होती है, सामान्य और दांतेदार। साधारण हंसिया बिना दांत का होता है, ब्लेड के भीतर तेज धार होती है जो कटाई का कार्य करती है। दांतेदार हंसिया में ब्लेड के भीतरी हिस्से में घने दांत बने रहते हैं जो फसल को शीघ्र काटने में सहायक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, छिड़काव विधि क्या है? छिड़काव विधि क्या है? तो चलिए छिड़काव विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 6, छिड़काव विधि में पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक लाया जाता है। छिड़काव विधि में पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक लाया जाता है और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। छिड़काव विधि में पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक लाया जाता है, और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। अब आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे विचार करते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 1-1.5 पन्ने में इसको आपको लिखना होगा। तो चलिए ऊसर भूमि के बारे में हम आपको बताते हैं कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसी भूमि जिसमें लवणों की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी है। अब ऊसर भूमि का प्रभाव क्या होता है? ऊसर क्षेत्र में मकान के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं तथा ईंटें गलने लगती हैं। कच्ची पक्की सड़कें टूटी फूटी ऊबड़ खाबड़ दिखती हैं। वर्षा होने पर फिसलन होती है। जमीन पानी नहीं सोखती, बाढ़ आती है, भूक्षरण होता है। हानिकारक घास उगती है। लाभदायक जीवाणु कम होते हैं जिसमें से पोषक तत्व घट जाते हैं। नमकीन होने से बीजों का जमाव व वृद्धि अच्छी नहीं होती। फिर ऊसर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। फिर उसके बाद ऊसर बहकर अच्छे खेत भी खराब कर देती है। तो इस प्रकार ये आपको हूबहू इतना याद करना है, इससे कम नहीं, इतना पूरा याद करना पड़ेगा आपको। अब चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, अम्लीय मृदा बनने के कारणों का
वर्णन कीजिए। अम्लीय मृदा बनने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो अम्लीय मृदा कैसे बन जाती है ये हम आपको बताते हैं, इसका क्या कारण है। तो अधिक वर्षा से निक्षालन क्रिया द्वारा क्षारक तत्व गहरी तहों में चले जाते हैं। मिट्टी कणों के साथ हाइड्रोजन आयन अधिशोषित हो जाते हैं, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। फिर से सुन लें। अधिक वर्षा से निक्षालन क्रिया द्वारा क्षारक तत्व गहरी तहों में चले जाते हैं, मिट्टी कणों के साथ हाइड्रोजन आयन अधिशोषित हो जाते हैं, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे? फसलों द्वारा क्षारक तत्वों का अधिक उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। दूसरा फिर से सुन लें। फसलों द्वारा क्षारक तत्वों का अधिक उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तीसरा, कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती हैं। तीसरा फिर से सुन लें। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती हैं। फिर 4 नंबर डालेंगे। रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से भी मृदा अम्लीय बन जाती है। अमोनियम सल्फेट की अमोनिया मिट्टी कण ले लेते हैं लेकिन सल्फेट घोल बच जाता है जो मिट्टी द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। फिर से, रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से भी मृदा अम्लीय बन जाती है। अमोनियम सल्फेट की अमोनिया मिट्टी कण ले लेते हैं लेकिन सल्फेट घोल बच जाता है जो मिट्टी द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। 5वां नंबर डालेंगे। बंजर भूमि पर जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी से क्षारकों के बहकर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है। धीरे धीरे मिट्टी के क्षार नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर मिट्टी के कणों पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और मिट्टी अम्लीय हो जाती है। 5वां फिर सुन लें। बंजर भूमि पर जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी से क्षारकों के बाहर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है। धीरे धीरे मिट्टी के क्षार नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर मिट्टी के कणों पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। इस कारण मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 2 भी सुनिए। अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, तूफान से कौन कौन सी हानियां होती हैं? तूफान से कौन कौन सी हानियां होती हैं? तो चलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। 5-6 पॉइंट बता देंगे। इसकी व्याख्या 1-2 लाइन में अपने आप से आपको करना होगा। तूफान से कौन कौन सी हानियां होती हैं इसको हम मोटी मोटा हेडिंग में बता देते हैं। 1-2 लाइन में अपने आप से आपको इसकी व्याख्या करना होगा। तो तूफान से निम्नलिखित हानियां होती हैं। यातायात बाधित होता है, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त, फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि, पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, बिजली टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त, सिंचाई के बाद खड़ी फसल का गिरना। तो ये इतनी हेडिंग डालेंगे और अपने भाषा में अपने शब्दों में 1-1, 2-2 लाइन आपको लिखना रहेगा। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये मैं आपको 6 पॉइंट बता दिया हूँ, 6-7 पॉइंट। ये काली पेन से लिखकर
और एक एक दो दो लाइन में इसकी व्याख्या कर देना है। और उसके बाद में इसका अत लघु उत्तर ये और गलत सही निशान लगाने वाला, ये दो पार्ट हम दूसरे वीडियो में आपको भेजेंगे। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।